साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज फिर अपने पुराने सब्जेक्ट की तरफ आते हुए, चूँकि गेहूं की बिजाई, अगेती गेहूं की बिजाई निपट चुकी है और जो मध्यम या पछेती गेहूं है उसकी बुआई चल रही है, तो कई किसान भाई हमारे पूछ रहे थे कि पॉपुलर के अंदर जो हमने गेहूँ लगाए हैं तो क्या क्या शस्य क्रियाएँ उसकी क्या क्या हैं, क्या करना चाहिए हमने। सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गेहूँ नवंबर करीब 8-9 नवंबर के करीब की ये लगी हुई गेहूं है। और कई बार लोग अक्टूबर में गेहूं लगा देते हैं, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अक्टूबर में गेहूं न लगाएं। एक तो जो पत्ता गिरता है ऊपर से, वो पत्ता कुछ अगर हम नवंबर के 10 नवंबर के आसपास गेहूं लगाएंगे तो पत्ता कुछ पहले गिर जाता है। उसको हम जब हमारी जुताई होती है तो पत्ता जुताई के साथ में मिट्टी में मिल जाता है और जो बाकी पत्ता है वो आराम से गल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, आपने चलो डीएपी की क्या पोजीशन रही होगी, मिली होगी नहीं मिली होगी। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि आप ये नीचे पत्ता देखिए, ये नीचे पत्ता है। कई किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि वो झाड़ू लेकर के पूरे खेत में अपने उसको बाहर निकालते हैं इकट्ठा करके। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी लेबर उसमें लगती है। तो इस पत्ते को आप मत छेड़िए। जैसे ही आप दूसरा पानी देंगे तो वैसे ही अब ये आपका ये पत्ता गल जाएगा। इसके साथ साथ हमने कई किसान भाई परेशान थे, हमने डीएपी नहीं मिली। तो अगर आपके पास डीएपी नहीं थी तो आपका सुपर है आपका, और ये आपका यूरिया है, इसको मिला करके भी आप, चूंकि फास्फेट और नाइट्रोजन उसके अंदर होता है, उसको आप डाल सकते थे। इसके अलावा मार्केट में हमारा डीएपी अब इफको वालों ने भी निकाला था हमारा, इससे पहले भी दूसरे 18-18 करके आते थे डीएपी। तो अब घुलनशील अवस्था में भी डीएपी आ गया, तो वो अब समस्या नहीं रही कि हमें डीएपी नहीं मिला। एनपीके आप लोग डाल सकते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीजें हैं। रिकमेंडेशन के आधार पर तो हमारे किसान डालते नहीं, अपना एक ट्रेड होता है, आपने चलो वो तो कर लिया। अब इसमें सवाल ये है कि हमने इसको बुआई के 21 दिन के बाद हम इसमें पानी देते हैं। हमने इसमें पानी लगा दिया और पानी के बाद जिसको हम फिर बोलते हैं बात्तर आ गई या उसको कहते हैं बताऊ आ गई, तो जब ये जमीन जिसमें धसन नाक जिसको हम कहते हैं, इसको मुलायमियत कम हो जावे, इसकी थोड़ी हार्डनेस आ जावे इसमें, तब इसमें हम लोग यूरिया की पहली डोज देते हैं। जो लोग प्राकृतिक खेती करते हैं तो उन्हें तो स्प्रे पहले भी लगा देना चाहिए और पानी के बाद भी लगा देना चाहिए। और गो कृपा अमृत, जीवा अमृत या घन जीवा अमृत जो भी हमारे पास है उसको दाब्बे वगैरह में हमने डालना चाहिए। लेकिन हमारे अधिकांश किसान जो हैं वो रासायनिक खेती करते हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आप, कई किसान भाई हमारे क्या कहते हैं कि वो पहले यूरिया डाला उसके बाद पानी लगाते हैं। एक हमारा ट्रेड चला हुआ है, पिछले कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमने धान में हमने डीएपी डाल दिया तो उसमें काई जमेगी। आपको काई तो जमेगी, लेकिन एक बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि नाइट्रोजन वाले जो खाद हैं ये जड़ के पास चले जाते हैं अपने आप। लेकिन जो फास्फेटिक खाद है तो फास्फेटिक खाद के पास में जड़ को खुद जाना पड़ता है। तो इसलिए उस खाद को जिसको हम ऊपर डाल रहे हैं उसके बजाय अगर उसको हम दाब्बे में जिसको हम कहते हैं दें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। किसान भाइयों वो अगले साल आपके काम आएगा, उस साल तो नहीं आएगा। तो इसीलिए तरीका ये है कि जब हमने ये गेहूं कि आपने गेहूं में पानी दे दिया, उसके बाद आप इसमें फिर यूरिया की पहली जो है डोज वो दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड डोज आप उसके 15-20 दिन के बाद दें। अक्सर देखने में आया है कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जब ये नसारे की हालत में होगा तब भी इसमें यूरिया की डोज लगाने की कोशिश करते हैं। किसान साथियों, ज़्यादा यूरिया देना आपके फसल की बढ़वार नहीं करता। इसमें मैंने कोई यूरिया नहीं दिया है। दाब्बे में हमने इसमें घन जीवा अमृत डाला था और आपका एक स्प्रे हमने इसमें गो कृपा अमृत का हम इसमें कर चुके हैं। एक भस्म रसायन हमारी है और इसके अलावा हमने नीम और मुनगा रसायन का भी इसमें स्प्रे किया है। तो आप प्राकृतिक तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, एक विशेष चीज़ है जो किसान भाई अब बो रहे हैं, एक पंछी बहुत नुकसान करते हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाई हुई है, वो धागे लगा करके आप उसका प्रैक्टिकल जरूर कीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको विशेष कर कहना चाहूँगा कि बीज का ट्रीटमेंट आप जरूर कीजिए, बीज शोधन जरूर कीजिए। अगर आप प्राकृतिक रूप में कर रहे हैं तो आप गोबर से और चुनने से उसका गौमूत्र से ट्रीटमेंट करिए। अगर आप जैविक रूप में कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा से आप उसका ट्रीटमेंट करिए। अगर आप रासायनिक रूप में कर रहे हैं तो बावस्टीन वगैरह जितनी हमारी फंगिसाइड है उसको आप बीज ट्रीटमेंट
जरूर करिए। तो साथियों, इससे क्या होगा कि हमारी फसल निरोग रहेगी, जो अच्छे हमारे दाने हैं वो जमेंगे। चूंकि अब पछेता हो गया, बीज की डोज आप थोड़ी बढ़ा दें, प्रति बीघा आप 10 किलो उसमें लगाएं। तो साथियों, ये कुछ ऐसी बातें थी। यूरिया के लिए हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं है तो यूरिया आपका नैनो यूरिया के रूप में भी है। इसके अलावा हमारे पास जो यूरिया उपलब्ध है, उस यूरिया को भी हम प्रति उसमें आपका 200 लीटर के हिसाब से करीब हम 4 या 4.5 5 किलो डाल करके हम उसका भी छिड़काव अपनी फसल पर कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से कम लागत में प्रचुर उत्पादन हमें मिले, अच्छा उत्पादन हमें मिले। इसमें एक चीज और रह गई है, वो विशेष है खरपतवार। खरपतवार के लिए अच्छी कंपनी का, इसमें विशेषकर मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे देखने में आ रहा है कि किसी के खेत से तो मंडूसी नहीं जली और किसी के खेत भी के गेहूं भी जल गए। तो एक विशेष चीज है, मैं आपको बताऊं, जब भी दवाई का जिक्र आता हो, चाहे आपका वो इंसेक्टिसाइड रही हो, पेस्टिसाइड रहे हो या हर्बिसाइड रहा हो, मात्रा का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। वो मात्रा हर कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है। वो 1 ग्राम चाहिए लीटर में या एक ml चाहिए लीटर में, जो भी उसकी रिकमेंडेशन होगी, रिकमेंडेशन के आधार पर आप हर्बिसाइड डालें। उसको ऐसा नहीं करें कि जहां हमने एक बार छिड़काव कर दिया दोबारा छिड़काव करें, उसमें आपके कई बार गेहूं का नुकसान हो जाता है। तो मात्रा का विशेष महत्व है, आप मात्रा पर ध्यान दें। दूसरी बात, जैसे ही हमने ये बताओ जिसको हम कहते हैं उसमें आया, और ये आपका चूंकि ये फसल अब हो चुकी है करीब आपका 21 और एक महीने के आसपास की फसल होगी। तो जब ये बात पर आ जाए तो आप इसको ज़्यादा लेट ना करें, यानी आपका खरपतवार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 35 और 30 दिन के बीच में आप अधिक से अधिक आप 40 दिन तक जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा है। 30-35 दिन के बीच में आप इसका छिड़काव करिए। हाँ, एक विशेष चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपकी जेब का खर्च बचेगा कि अगर चौड़ी पत्ती वाला है तो उसके लिए आपका 2,4-D आप लगाएं तो चौड़ी पत्ती को खत्म करेगा। जहां मंडूसी का विशेष है तो मंडूसी की दवाएं तभी मिलाएं, नहीं तो चौड़ी पत्ती के लिए आप ओनली 2,4-D यूज कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा एक ही मकसद है, हमारे चैनल का भी एक ही मकसद है, इसको चलाने का, वीडियो डालने का, कि हमारा किसान वाई हाथ के खर्चों से बच जाए। अब इससे आगे जो इसमें बीमारियां आएंगी, आगे अगर कोई आई तो उसके बाद मैं वीडियो और भी बनाऊंगा आपकी जानकारी के लिए। तो चूंकि मैं एक प्राकृतिक किसान हूं और इस पर रिसर्च करता रहता हूं कि किस तरह हम अपने किसान को अधिक लागत से बचाएं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उत्पादन ज्यों का त्यों रहा और लागत हमारी घट गई तो भी हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। किसान साथियों, आज किसान को प्रॉफिट में लाने की जरूरत है, ये हमारा मिशन है। आइए हम सभी साथ मिलकर इस अपने विजन को आगे बढ़ाएं और जहर मुक्त, रसायन मुक्त एक उत्पादन हम अपना पैदा करें, जिससे हमारे जो हमारा जनसंख्या है हमारे देश की, वो जब विष मुक्त उत्पादन को खाएगी, अनाज को खाएगी, वो तंदुरुस्त रहेगी और हमारा समाज तंदुरुस्त होगा। तो हम एक स्वस्थ भारत की संकल्पना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं। हमारे प्रोत्साहन के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।